हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इग्नू एमपीएस 001 फर्स्ट ईयर का एमपीएस 001 का टॉपिक फर्स्ट। क्लास की उदारवाद परंपरागत उदारवाद से आप क्या समझते हैं, विस्तार से बताओ। अगर आप इसके पीडीएफ नोट्स और सभी चैप्टर की यानी कि एमपीएस फर्स्ट ईयर के सभी चैप्टर्स को लेना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में से आप जॉन अकेडमी की आपको डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको इसका एमपीएस फर्स्ट ईयर का आपको फुल कोर्स मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। क्लासिकी उदारवाद परंपरागत उदारवाद से आप क्या समझते हैं, विस्तार से बताओ। उदारवाद का यह रूप 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में उभर कर सामने आया। तो कहां से उभरा ये? 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में। यह व्यक्तिगत अधिकारों की संवैधानिक मांग तक सीमित था। तो व्यक्तिगत अधिकार का मतलब लोगों के अधिकार के, संवैधानिक मांग का मतलब कानूनी मांग का होना, यहां तक ये सीमित था। इस दृष्टिकोण के अनुसार राज्य का निर्माण सब व्यक्तियों ने मिलकर सबके व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से किया है। इस दृष्टिकोण के अनुसार क्या है? राज्य का निर्माण किसने किया? सब व्यक्तियों ने मिलकर सबके व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से किया है। राज्य एक साधन है जबकि व्यक्ति उसका साध्य है। ये आपको याद रखना है। राज्य एक साधन है, व्यक्ति उसका साध्य है। इस दृष्टिकोण के अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है। अब इस दृष्टिकोण के अनुसार क्लासिकी उदारवाद या परंपरागत उदारवाद के अनुसार राज्य क्या है? एक बुराई है। राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता में कटौती करता है, इसलिए वह एक बुराई है। क्यों बुराई है? क्योंकि वह व्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या कर देता? कमी यानी कि कटौती। परंतु यदि राज्य ना हो तो लोग दूसरों को सताने लगेंगे, धोखा देंगे और जीवन एवं संपत्ति की कोई सुरक्षा नहीं रहेगी। पर दूसरी बात यह है कि अगर राज्य ही नहीं होगा तो लोग एक दूसरे को सताने लगेंगे, धोखा देने लगेंगे और जीवन संपत्ति की कोई सुरक्षा नहीं रहेगी। इस दृष्टि से राज्य सर्वदा आवश्यक है। इसके अगर ऐसा देखा जाए तो राज्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लासिकी उदारवाद एक राजनीतिक विचारधारा और उदारवाद की एक शाखा है। क्लासिकी उदारवाद क्या है? राजनीतिक विचारधारा उदारवाद की एक शाखा है जो आर्थिक स्वतंत्रता पर जोर देने के साथ साथ कानून के शासन के तहत नागरिक स्वतंत्रता की वकालत करती है। क्लासिक उदारवाद क्या? राजनीतिक विचारधारा है, उदारवाद की एक शाखा भी है जो आर्थिक स्वतंत्रता पर जोर देती है, कानून के शासन के तहत नागरिक स्वतंत्रता की वकालत भी करती है। आर्थिक स्वतंत्रता पर तो जोर देती है, साथ ही साथ कानून के शासन के तहत नागरिक स्वतंत्रता की भी क्या करती है? वकालत करती है कि नागरिक को स्वतंत्रता अच्छी मिलनी चाहिए। आर्थिक उदारवाद से संबंधित यह 19वीं शताब्दी की शुरुआत में विकसित हुआ, जो पिछली सदी के विचारों पर आधारित था। शहरीकरण और यूरोप उत्तरी अमेरिका में औद्योगिक क्रांति की प्रतिक्रिया के रूप में, ठीक है, किस तौर पे उभरा था ये? शहरीकरण में, यूरोप में और उत्तरी अमेरिका में उभरा था औद्योगिकरण की क्रांति के रूप में। ठीक है, यहां से फिर देख लेते हैं। क्लासिक उदारवाद एक राजनीतिक विचारधारा है, उदारवाद की शाखा भी है जो आर्थिक स्वतंत्रता पर जोर देने के साथ कानून के शासन के तहत नागरिकों की स्वतंत्रता की वकालत करती है। कब उभरा था ये? औद्योगिक क्रांति में। फिर है क्लासिकी उदारवाद की विचारधारा व्यक्ति, समाज, अर्थव्यवस्था तथा राज्य विषयक धारणाएं। क्लासिकी उदारवाद को अपने अनेक भिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कि नकारात्मक उदारवाद के नाम से भी जानते हैं क्लासिकी उदारवाद को, व्यक्तिगत उदारवाद, हस्तक्षेपी उदारवाद, स्वतंत्र बाजार उदारवाद, एकीकृत उदारवाद, प्रारंभिक उदारवाद आदि। इन सब नामों से क्लासिकी उदारवाद को जाना जाता है। पश्चिम का आधुनिक युग 16वीं शताब्दी से आरंभ हुआ था। इसी काल के दौरान मध्यकालीन युग के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक व्यवस्था के विरुद्ध पुनर्जागरण व धर्म सुधार आंदोलन आरंभ हुए। और जब पश्चिमी आधुनिक युग आया 16वीं शताब्दी के आरंभ से क्या स्टार्ट हो गया? मध्यकालीन युग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व्यवस्था के विरुद्ध पुनर्जागरण व धर्म सुधार आंदोलन आरंभ हो गए, शुरू हो गए।
वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी प्रगति भी हुई। एक नया आर्थिक वर्ग जिसे बाद में पूंजीवादी वर्ग कहा जाता था अस्तित्व में आ गया। फिर पूंजीवादी वर्ग कब आया अस्तित्व में? 16वीं शताब्दी में। राजनीतिक क्षेत्र में सामंती राज्यों के स्थान पर नए राष्ट्रीय राज्य उभर कर सामने आ गए थे। सामाजिक व्यवस्था के क्षेत्रों में परिवर्तन होते भी दिखाई दिए। ऐसे वातावरण में एक विचारधारा का, जिसे क्लासिकी उदारवाद कहा जाता है, विभिन्न विचारकों की रचना में व्यक्त होने लगे। ऐसी विचारकों में मुख्यतः थॉमस हॉब्स थे, जॉन लॉक थे, एडम स्मिथ थे, माल्थुस थे, रिकार्डो बेंथम, जेम्स मिल, जे.एस. मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, विलियम सीनियर तथा थॉमस पेन आदि के नाम भी उल्लेखनीय है इन विचारों में, जो हमने यहाँ पर पढ़े। क्या पढ़ा कि नकारात्मक और उदारवाद, ये सब क्लासिकी उदारवाद को किस किस नामों से जाना जाता है, ये पढ़ा हमने यहाँ पर। और 16वीं शताब्दी का आरंभ जब हुआ था, पश्चिम का आधुनिक युग में 16वीं शताब्दी का आरंभ हो गया। इसमें क्या हुआ? इन सब का उदय भी हुआ। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व्यवस्था के पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, ये सारी चीजें स्टार्ट हो गई थी। फिर है मध्यकाल की सामाजिक संरचना सामंत के आनुवंशिकता के सिद्धांत पर आधारित थी। इसका विशेष लक्षण यह था कि प्रत्येक व्यक्ति का उसके ऊपर कोई स्वामी होता था। तो मध्यकाल की सामाजिक संरचना सामंतवाद के आनुवंशिकता की सिद्धांत पर आधारित थी। इसका विश्लेषण लक्षण क्या था कि प्रत्येक व्यक्ति का उसके ऊपर कोई स्वामी होता ही है। किसान के ऊपर भूमिपति होता है, भूमिपति पर सामंत होता है, सामंत के ऊपर सम्राट होता है, सम्राट के ऊपर पोप होता है तथा पोप के ऊपर ईसा मसीह होते हैं। पोप आपको पता है धर्मगुरु है क्रिश्चियंस के, और पोप के ऊपर कौन होता है? ईसा मसीह। उनका कहना है कि किसी न किसी व्यक्ति के ऊपर कोई ना कोई हेड जरूर होता है। धर्म सुधार आंदोलन ने चर्च की सत्ता तोड़ दी थी। व्यापार व वाणिज्य के पुनरुत्थान तथा धन प्राप्ति के नए तरीकों द्वारा कुलीनों के आधिपत्य को चुनौती भी दी जाने लगी थी। उस समय व्यापार को बढ़ाने तथा व्यापारियों स्तर में वृद्धि हो गई थी। राजनीतिक तथा सामाजिक सुधारों की मांग बढ़ने लगी थी। ऐसी मांगे बढ़ने लगी कि मध्यकालीन सोच के मोल भाव के प्रतिबंधों को हटाया जाए, पूंजी की लेन देन तथा उस पर ब्याज के अवरोधों को का अंत किया जाए, स्वतंत्र बाजार के व्यापार के मार्ग में आने वाली कर संबंध रुकावटें समाप्त की जाए, शहरों के उदय व विकास तथा उनके साथ मध्यवर्गीय तथा नया सामाजिक वर्ग, साहित्य व कला में पुनरुत्थान, आधुनिक विज्ञान व दर्शन के जन्म तथा विशाल केंद्रीकृत राज्यों के उदय आदि नए युग की शुरुआत की। मध्यकाल कुछ एक विशेष अधिकारों आधारित व्यवस्था थी, जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अधिकारों, समानता आदि का पूर्ण अभाव होता था। पश्चिम के आधुनिक काल का आरंभ ऐसी निर्कुंज तथा विशेषाधिकार प्राप्त सत्ता के विरुद्ध एक प्रतिरोध था, एक ऐसी प्रतिरोध जो सभी क्षेत्रों में विद्यमान तत्वों के विरुद्ध था, एक ऐसा प्रतिरोध जिसने सभी प्रकार के प्रतिबंधों को चुनौती दी थी तथा उस क्रम में व्यक्ति स्वतंत्रता, उसकी विवेकता पर बल दिया। यह प्रतिरोध धार्मिक कट्टरतावाद के विरुद्ध धर्मभिक्षा के रूप में था, जिसने आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्र बाजार पूंजीवाद का समर्थन किया। राजनीतिक क्षेत्र में इस प्रतिरोध ने सहमति पर आधारित सरकार की वकालत की तरह समाजशास्त्री क्षेत्र में व्यक्तिवाद तथा मानवतावाद का तर्क दिया। इसमें हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पर किसी न किसी व्यक्ति पर कोई ना कोई हेड होता है। उसके बाद क्या हुआ था? राजनीतिक सामाजिक सुधार की मांग बढ़ने लग गई थी और चर्च आंदोलन, धर्म सुधार ने आंदोलन ने चर्च की सत्ता भी तोड़ दी थी। फिर और भी चीजें, बहुत सी चीजों का सुधार देखा गया था, खासतौर से पंथ निरपेक्ष चीजें जैसी चीजें आई थी। उदारवाद उन प्रगतिशील विचारों संबंधित रहा जो पारंपरिक सामाजिक अधिकर्मिक व्यवस्थाओं को पतन से जुड़े हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से उदारवाद एक आधुनिक प्रवृत्ति की शक्ति था। यह उन सबका विरोध करता था जो पारंपरिक तथा सामंती तथा उनका सबका समर्थन करता था। तो उदारवाद क्या था? जो पारंपरिक तथा सामंती चीजों का समर्थन करता था, उनका वो विरोध करता था
कि सामंतवाद नहीं होना चाहिए। जो पूंजीवादी समाज की नई उभरती सामाजिक व्यवस्था से मेल खाता था, उस दुनिया के विपरीत जिस पर राजतंत्र, कुलीनतंत्र तथा ईसाइयों का प्रभुत्व था। उदारवाद ने राजाओं के मनमानेपन तथा जन्म पर आधारित कुलीनों के विशेष अधिकारों का विरोध भी करा और राजतंत्र पर कुलीनतंत्र तथा ईसाइयों का प्रभुत्व भी था। और उदारवाद ने राजाओं के मनमानेपन तथा जन्म पर आधारित कुलीनों के विशेष अधिकारों का भी विरोध करा। उन्होंने उस समाज की सभी परंपराओं का खंडन किया जिसमें व्यक्ति का स्थान सुनिश्चित हुआ समझा जाता था। उसके विरुद्ध उन्होंने मुक्त योग्यता के आधार पर समर्थन भी करा कि खुली योग्यता होनी चाहिए, किसी से भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इसके अंदर कोई भी ओजस्वी अपनी योग्यता के आधार पर सम्मान व सफलता प्राप्त कर सकता था, और कोई भी ओजस्वी क्या करता था, अपनी सम्मान व सफलता प्राप्त भी कर सकता था। अब उदारवाद के अंदर, उदारवाद में क्या होता है, बोलने की आजादी या सभी प्रकार की आजादी मिल जाती है। उदारवाद संविदावादी एवं प्रतिस्पर्धी समाज और स्वतंत्र बाजारू आर्थिक व्यवस्था में विश्वास करता था। उदारवाद कैसा था और अभी भी ऐसा है कि प्रतिस्पर्धी समाज यानी कंपटीशन वाले समाज में, और स्वतंत्र बाजारू आर्थिक व्यवस्था यानी कि सब मार्केट भी खोल सकते हैं, अपनी बाजार लगा सकते हैं, जितना मर्जी कमा सकते हैं, ऐसी चीजों पर विश्वास करता था उदारवाद। उन्होंने स्वतंत्र सोच, विवेकवाद, स्वतंत्र सोच पर, विवेकवाद पर यानी कि बुद्धिमत्ता से काम करना, स्वतंत्र सोच आपको पता ही है, तथा चिंतन के सैद्धांतिक तरीकों का पक्ष लिया। उसका परिवर्तन, गतिशीलता, विकास, प्रवाहन, संचयन तथा प्रतिस्पर्धा में विश्वास था। क्लासिकी उदारवाद ये किन में विश्वास था उनका, स्वतंत्र सोच में, विवेकवाद में, और सैद्धांतिक तरीकों का पक्ष लिया उन्होंने, और परिवर्तन, गतिशीलता, विकास, प्रवाहन, संचयन तथा प्रतिस्पर्धा में विश्वास था। क्लासिक उदारवाद स्वायत्त व्यक्ति तरह उसकी स्वतंत्रता बल देता था। ये विचार के मनुष्य स्वयं एक मूल प्राणी है, एक बिल्कुल ही नई संकल्पना थी। ठीक है, तो ये सारी नई संकल्पना थी, तो उस समय में उदारवाद पुराना था, सॉरी उस समय में नया था। उदारवाद व्यक्ति को स्वार्थी, अहंकारी, विसंबंधी और साथ ही साथ एक विवेक युक्त समझता था कि वो स्वार्थी हो जाता है उदारवाद में, अहंकारी भी हो सकता है, विसंबंधी भी हो सकता है और विवेक युक्त भी हो सकता है। इसका व्यक्तियों की संपूर्ण मूल्यता, उत्कृष्टता तथा आध्यात्मिक समानता में विश्वास था। उसकी यह मान्यता थी कि व्यवस्था की चयन शक्ति में वृद्धि से उसके व्यक्तिगतता में वृद्धि हो सकती है तथा उसके लिए उस पर बाहरी प्रतिबंध न्यूनतम होने आवश्यक है। उसका मानना है कि व्यक्ति समस्त सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्था का आधार होता है। व्यक्ति सब गतिविधियों का मापदंड है। उसका विश्वास था कि व्यक्ति को औषधीय प्राकृतिक अधिकार प्राप्त होते हैं जिनका आधार स्वयं प्रकृति का कानून होता है। इन अधिकारों में मुख्यतः जीवन स्वतंत्रता तथा संपत्ति के अधिकार हैं। यह अधिकार राज्य तथा समाज की कृपा दृष्टि पर निर्भर नहीं होते, परंतु व्यक्ति के व्यक्तिगत में ही निहित होते हैं। तो हमने यहाँ पढ़ा उदारवाद ने क्या बताया, जो भी कुछ करना है व्यक्ति को करना है, स्वतंत्र उसको छोड़ा जाता है इसके अंदर, स्वतंत्र कमाने के लिए, स्वतंत्र काम करने के लिए। तो सारी चीजें समाज की कृपा दृष्टि पर निर्भर नहीं होती, बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व में ही निहित होती है। तो हमारा ये टॉपिक था फर्स्ट, क्लासिकी उदारवाद। परंपरागत उदारवाद से आप क्या समझते हैं, आपको बता दिया गया। अगर आप इग्नू एमपीएस फर्स्ट ईयर के फुल कोर्स को लेना चाहते हैं तो आप जॉन एकेडमी के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा और वहां से आप कोर्स को देख सकते हैं, सारी की सारी वीडियोस और सारे के सारे पीडीएफ को।